हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब पेपर वन में ईवीएस से कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को देखने वाले हैं। जिस वन लाइनर्स में ईवीएस कंटेंट और पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन शामिल हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंटेंट में ही एक जो चिपको मूवमेंट आप सबने सुना होगा, उसका नाम चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन के बारे में जो है मैंने इस वीडियो में विस्तार से बनाया है, जिस पे 3 4 5 वन लाइनर से और बाकी सब मैंने ऐसे डिटेल में बताया है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल को भी पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जो हमारा पहला प्रश्न ये है कि पर्यावरण का अध्ययन हम सब जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। जो पर्यावरण का अध्ययन होता है वो इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम सब करते हैं। ठीक, तो अगर प्रश्न ये बने कि पर्यावरण का अध्ययन हम सब जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वो हो जाएगा आंसर उसका इकोलॉजी। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि पारिस्थितिकी संबंधित है, जो इकोलॉजी होता है आपका इकोलॉजी, उसका जो संबंध किसके साथ होता है। तो जो जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसी को हम सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे हम सब जो है इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, और इकोलॉजी बेसिकली जैसे मैं आपको एक चीज़ छोटा सा चीज़ समझाता हूँ कि आपने फूड चेन के बारे में तो सुना ही होगा, फूड चेन ना। तो ऐसा ही एक संबंधित एक चीज़ होता है, एक नेचर होता है, अर्थात पर्यावरण इन्वायरमेंट प्लस एक क्या होता है, ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बींग्स होते हैं ना। जीव को हम एनिमल और सबको अगर हम एक ह्यूमन मान के चलते हैं तो जो ह्यूमंस होते हैं वो नेचर पे पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। जो नेचर होती है वो किस पर डिपेंड होती है, ह्यूमन पे भी पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो है नेचर अर्थात जो पौधा होता है CO2 देता है यार, और ह्यूमन O2 देता है। तो CO2 उसको जो है मैक्सिमम रूप से ह्यूमन बींग से मिलता है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो है CO2 को ही शरीर से छोड़ते हैं। और ठीक वैसे प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वे O2 को निर्वात करते, तो O2 जो है मनुष्य टेक करता है और प्लांट के CO2 को टेक करता है। तो जो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं उसे हम सब क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी सिंपल सी बात है, जीव और पर्यावरण के संबंधों से संबंधित होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो आज का टॉपिक भी है। ठीक, आज के टॉपिक में हम सब जो है चिपको आंदोलन के बारे में ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी जो हम सब करने वाले हैं। ठीक, इसके बारे में चिपको आंदोलन वन लाइनर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ चिपको आंदोलन के बारे में हम सब जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि चिपको वुमेन, चिपको महिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौरा देवी जो थी उन्हें ही चिपको वुमेन के रूप में जाना जाता है। अगर मैं आपको चिपको आंदोलन के बारे में और ध्यान से बताऊं तो विकिपीडिया पे जाके गूगल विकिपीडिया पे भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट विकिपीडिया से ही है। तो चिपको आंदोलन क्या था, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन हुआ करता था। यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, कहाँ, इंडिया के उत्तराखंड में, उत्तराखंड कब किया, उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था तब जो था, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। तो चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में। उत्तराखंड डेट टाइम कहाँ, उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। ये तो 2000 में आके चेंज हुआ है। और इसका जो वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किसानों के द्वारा चिपको आंदोलन किया गया था, वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा, जो वन विभाग के ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। क्योंकि अब छोटी समझने वाली चीज़ है, जो किसान है ना, किसान जो होते हैं वे ज़्यादातर वृक्षों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर मैं किसानों की बात ना करूँ तो जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनका वृक्षों से एक अधिकार होता है, उन पर एक उनसे लगाव जुड़ा होता है। तो किसान बस वही बात कह रहे थे कि ये जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं तथा इन वृक्षों से जो है हमारा परंपरागत लगाव भी है। उसके बाद यह आंदोलन जो था तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, कौन कौन जिला का नाम क्या था, चमोली जिला में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया।
छोटी सी बात है, आप यहाँ समझ के रहिएगा कि उत्तराखंड 1970 की बात हो रही है, तब ये यूपी का एरिया था। तो प्रेजेंट टाइम के उत्तराखंड में एक दशक पूरा होता होता क्या हुआ, ये जो आंदोलन था पूरी तरह से फैल चुका था। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? चमोली जिले में। और कब? सन 1970 में। चिपको आंदोलन का जो एक महत्वपूर्ण, जो हम एक महत्वपूर्ण किसी भी आंदोलन की जो बेसिक बातें होती हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें स्त्रियों ने, महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी, स्त्रियां भी क्या कंधे से कंधा मिलाकर भाग दे रही थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। श्रीमती गौरा देवी को हम सब अभी हमने प्रश्न में देखा था, इन्हें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस चिपको आंदोलन में। उसके बाद यह भी कहा जाता है कि कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की। चिपको आंदोलन वनों का अव्यवहारिक कटान, अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण चीज है कि चिपको आंदोलन जो है वनों का अव्यवहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा करने आंदोलन था। ठीक, तो ये आंदोलन किसके संबंधित था? वनों के अव्यवहारिक कटान को रोकना, और जो वनों पर ही डिपेंड करते थे उनके लिए रक्षा का आंदोलन हुआ करता था। इसमें जो ठेकेदारों से जान लड़ाने को भी तैयार हो गए थे, जिससे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेणी जो विदेश था उसके 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर क्या कर दिया? असफल कर दिया था। बेसिकली हुआ क्या था कि रेणी जो गांव था उसमें 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। ठीक, चमोली जिले के रेणी गांव में 2400 पेड़ों को काटा जाना था। इस कटाई के लिए जो वन विभाग और ठेकेदार क्या थे, हर कीमत पर इस उन 2400 वृक्षों को काटना चाहते थे। इसमें वो जान लड़ाने के लिए भी तैयार बैठे हुए थे। परंतु गौरा देवी के नेतृत्व में जो रेणी गांव की 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस आंदोलन को क्या कर दिया था? सफल कर दिया था। और जो कि ठेकेदारों और वन अधिकारियों की एक हार हुई। और चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य था वो क्या था? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये जो लाइन है चिपको का घोष वाक्य, कई परीक्षा में नहीं पूछेगा, और अपने जनरल नॉलेज के से याद कर सकते हैं। और इससे जो है महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है कि 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार, राइट लिवलीहुड अवार्ड से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो जो गौरा देवी के बारे में आप सब जान गए होंगे कि गौरा देवी को चिपको वुमेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 27 महिलाओं के साथ अपने प्राणों की बाजी लगाकर 2400 पेड़ों को बचाया था। ठीक ठीक, तो आपने आंदोलन के बारे में डिटेल जान लिया होगा। आगे देखते हैं कि चिपको आंदोलन जो कब और कहाँ शुरू किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि चिपको आंदोलन जो था 1974, यहाँ एग्जैक्ट डेट लिखा गया है 26 मार्च 1974 को। ठीक, उत्तर प्रदेश के रेणी गांव के चमोली जिले के रेणी गांव में जो था शुरू किया गया था। और उस टाइम ये जो था उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ हुआ करता था? उस टाइम उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो चिपको आंदोलन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यह 26 मार्च 1974 को चमोली जिले के रेणी गांव में हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश में था, और वर्तमान में कहाँ है? तो ये उत्तराखंड का हिस्सा है। ठीक, अब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आप सब जान ही गए होंगे कि वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। जो अप्रत्याशित तरीके से जो पेड़ों की कटाई हो रही थी, और जो व्यक्ति उन वनों पर निर्भर हुआ करते थे, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य ही था वनों में पेड़ों की कटाई को क्या करना? रोकना हुआ करता था। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चेचक जो होता है, चेचक हो गया एक बीमारी, रेबीज हो गया दूसरी बीमारी, और पोलियो तीसरी बीमारी। ये तीनों लोग जो हैं किसके द्वारा फैलते हैं? तो जो तीन के तीनों रोग हैं ये विषाणु या वायरस के द्वारा ही फैलते हैं। जैसे अभी एक नया वायरस आया है कोविड-19, जिसे हम सब कोरोना वायरस भी कहते हैं।
तो वो भी कैसा है, एक वायरस या विषाणु जनित ही रोग होता है। तो चेचक, रेबीज, पोलियो और कोविड-19 ये चारों किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये चारों जो हैं वायरस के माध्यम से फैलते हैं। ठीक। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार किसके द्वारा होता है? तो सामान्य सर्दी जो नॉर्मल कोल्ड होता है, और अलग अलग प्रकार के फ्लू और बुखार जो होता है वो वायरस के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक, वायरस इसका सही जवाब होगा। उसके बाद पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन का उपयोग जो है नाइट्रेट बनाने में करते हैं, जो नाइट्रेट इनके लिए एक प्रकार का खाद का भी वर्क कर देता है। तो पौधे नाइट्रोजन का उपयोग जो है नाइट्रेट बनाने के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है कि इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो इबोला और चिकन पॉक्स भी किसके विषाणु या वायरस जनित रोग होते हैं। ठीक, इसके अलावा पोलियो, कोविड-19 ये सारे भी जो है वायरस या विषाणु जनित रोग होते हैं। इबोला आप सब जानते होंगे, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था उसमें एक पेंडेमिक बन चुका था एक टाइम पर, जो आज भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है आयरन, क्या IRON, आयरन का जो प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आयरन का प्रमुख स्रोत सेम, मटर, सोयाबीन और पालक, ये चार चीजें जो होती हैं आयरन के जो है प्रमुख स्रोत होते हैं। चूंकि मैं EVS के वन लाइनर्स करवा रहा हूँ तो यहाँ कोई स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल टॉपिक से एक दो क्वेश्चन उठा के पुट किया गया है, ताकि आप एक वीडियो में EVS और साइंस के लगभग सभी क्वेश्चंस पर नज़र डाल सकें। ठीक, तो आयरन का मुख्य स्रोत क्या क्या है? सेम, मटर, सोयाबीन और पालक। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव शरीर जो होता है उसमें आयरन का वर्क क्या होता है। इसका स्रोत तो हमने देख लिया, सेम, मटर, सोयाबीन और पालक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसका जो काम होता है मानव शरीर में, इसका जो काम है वो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन आप सब जानते होंगे, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। आगे है मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में ये सहायता करता है। तो हमारे शरीर में जो आयरन होता है वो मुख्यतः दो रूप में यूज होता है, पहला हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में और दूसरा मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक, और या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इसे जो है एक और नाम से जिसे हम सब कहते हैं नाभिकीय प्रदूषण अर्थात न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो नाभिकीय प्रदूषण या न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण ही कहलाता है। अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि साउथ इंडिया के एक राज्य में एक न्यूक्लियर प्लांट से जो थी कुछ गैसेस जो है लीक हो गई थी, जिससे जो है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो ये एक प्रदूषण है जो कि क्या है, नाभिकीय प्रदूषण, या इसे हम सब रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं। एक जो है पेडागोगिक क्वेश्चन है कि बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो आप सब जानते हैं बालक की शिक्षा का प्रथम पाठशाला ही उसका परिवार होता है, और हम सब जो है माता को जो है प्रथम शिक्षिका या प्रथम अध्यापक भी कहते हैं। माता पिता ही बेसिकली जो बालक के फर्स्ट टीचर्स होते हैं, और माता तो भाई हम सब जानते ही हैं क्या होती है, क्या यूज है इनका हमारे जीवन में। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? जो कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरेज और रेडियो रेज, एक्स किरणें और रेडियो तरंगे जो हैं रेडियोधर्मी पदार्थ से विकिरित नहीं होती है। ठीक, तो और रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित कौन सा होता है? तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो हैं रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं। और कौन से उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो एक्सरे और रेडियो तरंग उत्सर्जित नहीं होते, अल्फा बीटा गामा विकिरण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था? तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसे 1986 में लाया गया था, जिसके तहत पर्यावरण के संरक्षण में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को कहा गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि EPA या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सामाजिक जीवन के आधार क्या क्या होते हैं? तो सामाजिक जीवन के जो आधार सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना, ये तीन चीजें जो होती हैं यही हमारे सामाजिक जीवन के आधार होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
यह कथन किसका है? तो आप जानते हो कि यूनान में एक दार्शनिक हुए थे अरस्तु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है आपके शिक्षा मनोविज्ञान में भी इनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी होता है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, कथन किसका है? तो ये कथन जो है अरस्तु का है। उसके बाद है, यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सब जानते हैं समाज से दूर रखने पर किसी भी मनुष्य में सामाजिक और मानसिक और बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। जाहिर सी बात है, यदि आप समाज से दूर रहते हैं, समाज से कटे कटे रहते हैं, तो सामाजिकता क्या होती है वो आपको नहीं मालूम होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर सामाजिक और मानसिक प्रगति नहीं होगी, जो कि आगे चल के बहुत ही कठिनाई का सामना इससे आपको करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून, अभी हाल में ही। आज 5 या 6 जुलाई है, आज 7 जुलाई है। ठीक, आज से एक महीने पिछले टाइम ही 5 जून को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर 27 को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि के कारण क्या क्या है? थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी समझते हैं। पहले इसकी वृद्धि का कारण क्या है? तो औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से। ठीक, जो औद्योगिक प्रदूषण होता है, वनों की कटाई हो रही है और जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, तो उससे जो है ग्रीन हाउस गैसों की निरंतर वृद्धि होती रहती है। देखिए, बेसिकली बात था, कहानी बात छोटा सा है कि जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, सिंपल सी बात है, ये जो हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो सन से जो सनलाइट धरती की ओर आती है, ठीक, एक पर्टिकुलर हिस्से में धरती की सनलाइट आती है, सन का लाइट में लिख दूं यहाँ पर लाइट ना, एक पर्टिकुलर एरिया में आती है, पर दिन होने के बाद रात में जब सूर्य उस एरिया में नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से तो उस एरिया में ढेर सारी ठंडी हो जानी चाहिए थे, परंतु सूर्य का प्रकाश को वापस जाने से जो है ग्रीन हाउस गैसेस ही क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक, एक लेयर बना रहता है धरती के ऊपर, जिससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वे जो है सूर्य के प्रकाश को धरती से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे जो है दिन और रात के तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। परंतु अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या बनकर हमारे सामने आ रही है। ठीक, इसे रोकने के लिए हम ढेर सारे उपाय कर सकते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? पेड़ लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं, हम जो है प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जो जितने भी ईंधन होते हैं उनको जलाने वाले ईंधनों का भी प्रयोग कम करें, हम ग्रीन हाउस गैस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी में जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। तो जैविक घटकों में उत्पादक प्रोड्यूसर होता ही है, उसके बाद कौन होता है, उपभोक्ता, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है चीज़ों को, उसके बाद होता है अब घटक या डिकम्पोजिटर। ठीक, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजिटर जो होते हैं, 3 घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, जैविक घटकों में शामिल होते हैं यही सब। अगला है, अगर की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान कौन सा होता है? तो ये तो सवाल आप सब जानते होंगे, जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन होता है, उसमें पहला स्थान किसका होता है? पौधे का होता है। इसे हम सब उत्पादक या क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। इसी का काम होता है भोजन का निर्माण करना। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो है अपना भोजन एक प्रोसेस से बनाते हैं, जिसे हम सब कहते हैं फोटोसिंथेसिस ना। फोटोसिंथेसिस में ये पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, इसमें एक ज़रूरत किसकी किसकी होती है? सनलाइट की, वाटर एंड मिनरल्स की, और CO2 की ना। तो इन्हीं सब की सहायता से जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की। और खाद्य श्रृंखला में ये फर्स्ट स्थान पे आते हैं, इन्हें जो है हम सब क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर भी कहते हैं।
जो अगला प्रश्न है कि जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। जूसिया में क्या थी, स्पंजी जड़ पाई जाती है। स्पंज आप सब जानते होंगे, जो पानी को एब्जॉर्ब कर देता है और उसको दबाने पे क्या करता है, वो पानी को फिर छोड़ देता है। तो जूसियाँ जो होती हैं, जूसिया जो पेड़ जो होती हैं, जूसिया प्रकार के जो पौधे होते हैं, उसमें कैसी जड़ें पाई जाती है, तो स्पंजी प्रकार की जड़ें जो हैं उसमें पाई जाती हैं। अगला है कि अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक, अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण कौन कौन से, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ठीक, अब अनवीनीकरण क्या होते हैं, इससे थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले संसाधन, हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, रीन्यूएबल रिसोर्स, जिससे अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, री मीन्स क्या होता है पुनः, और रीन्यूएबल मीन्स क्या होता है नवीन। ठीक, तो नवीनीकरण मीन्स ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे संसाधन जिसे हम एक बार यूज करने के बाद पुनः जो है उसे हम सब बना सकते हैं। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है नवीनीकरण, जो कि प्रश्न में था अनवीनीकरण संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिसे एक बार हम यूज तो कर रहे हैं, उसे फिर दोबारा बनाने में हजारों वर्षों का टाइम, जैसे हम कह सकते क्या हो सकता है, लग सकता है। जैसे कोयला हो गया, हम अगर कोयला खदान से निकाल कर कोयले का यूज कर लेते हैं, तो क्या कोयला हम 10-20 सालों में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोयला बनाने में कोई हजारों साल लगते हैं। पेट्रोल जो हम जमीन से निकालते हैं, पेट्रोलियम या हो जाए प्राकृतिक गैस, इन तीनों को जो है हम सब अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत मानते हैं। और यही है, मैं आपसे प्रश्न अगर पूछूं कि नवीनीकरण में कौन कौन से आ जाएंगे, तो नवीनीकरण में जो आते हैं, सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो अपने आप नवीनीकरण हो जाता है। उसके बाद हाइड्रो पावर ना, जल शक्ति जो होती है, हाइड्रो पावर। उसके बाद क्या होती है, विंड पावर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो होता है पेड़ या लकड़ी, वो किस संसाधन के अंतर्गत आता है। तो आप जानते हैं कि पेड़ और लकड़ी को हम जला देने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं, अर्थात अगर मैं आज एक पेड़ जला दूं काट कर, तो 15 से 20 वर्षों में क्या कर सकता हूं, मैं उस पेड़ को जो है पुनः प्राप्त कर पाऊंगा। तो वो अनवीनीकरण संसाधन के स्थान पर नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण में हम जो उसे रखते हैं। कुल मिलाकर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। तो उतना ही यूज करिए जितने की आपकी आवश्यकता हो, और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कुछ रिसोर्सेज को छोड़कर रखें। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो मोनोसेकेराइड, हम सब जानते हैं कि जो मोनोसेकेराइड होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है उसी कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अगला प्रश्न है कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब किसके उदाहरण होते हैं। ठीक, तो सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सब जो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के जो है एग्जाम्पल्स होते हैं। ये कैसा, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत ही होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सुक्रोज, माइटोज, लैक्टोज, ये तीनों जो है किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण है। तो ये सब जो है ओलिगोसेकेराइड्स के जो है उदाहरण होते हैं। ठीक, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, माइटोज और लैक्टोज, और ये जो है ओलिगोसेकेराइड्स के जो एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है कि वसा का जल अपघटन, जल अपघटन को हमसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है। तो लाइपेज जो होता है, लाइपेज एंजाइम के माध्यम से ही जो वसा का अपघटन हमारे छोटी आंत में होता है। ठीक, लाइपेज के द्वारा ही वसा का जल अपघटन होता है। मादा क्रूलेकस के द्वारा कौन सा रोग संचालित होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है, वो मादा क्यूलेक्स के द्वारा संचालित होता है। कौन सा रोग, फाइलेरिया रोग, इसके द्वारा संचालित होता है। ठीक, उसके बाद वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तपेदिक, खसरा, काली खांसी, चेचक और डिप्थीरिया, ये जो 5 बीमारियां होती हैं वे किसके द्वारा फैलते हैं, वायु के द्वारा फैलने वाले कैसे रोग हैं, संक्रामक रोग हैं। इसमें जो एक नया नया रोग कोविड-19 को भी हम सब ऐड कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय उष्मीकरण अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जलवायु पर होगा, तापमान की वृद्धि पर होगा, ध्रुवीय बर्फ पे होगा। कुल मिलाकर जब भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मदर नेचर पर होगा तो कहीं डायरेक्टली जो है हम सब पर भी उसका जो प्रभाव होने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल समस्या बनकर उभरेगी। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत सुरक्षा करती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओजोन परत जो है हमारी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें या जिसे हम सब कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे भी जो है ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी होती है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट जो है अल्ट्रा वायलेट रेस के साथ आएगा, जो कि हमारे त्वचा के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसे बचाने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का कंज्यूम करना बंद करना होगा। अगला है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग। तो कोई आसान सा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय ताप वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित किससे है। तापीय प्रदूषण से। जो हीट पोल्यूशन होता है उसी से संबंधित को क्या टर्म है, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो CO2, CH4, कौन कौन सी गैसें पाई। तो CO2, CH4, N2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो चार महत्वपूर्ण गैसें हैं, ये कौन सी गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, जो धरती के तापमान को निरंतर बढ़ाते रहती है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज के वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मेरे यूट्यूब चैनल विल्सम एजुकेशन क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।